नमस्कार छात्रों, आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद की एक नई कहानी सुहाग की साड़ी। आइए सुनते हैं कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद की कहानी सुहाग की साड़ी का सारांश। आज़ादी के लड़ाई के वक्त जब विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी, तब कैसे एक सुहागन को अपनी सुहाग यानी कि शादी की साड़ी से मोह सताने लगा। कैसे उस साड़ी को भारी मन से उसने विदेशी कपड़ों की होली जलाने के लिए दिया। कलम के जादूगर प्रेमचंद की कहानी आज हम बड़े ध्यान और सम्मान के साथ सुनी जाती है। आज हम लेकर आए हैं प्रेमचंद की वो कहानी जो उनके कथा संकलन मानसरोवर से ली गई है। प्रेमचंद की कहानियां अपने समय के हस्ताक्षर हैं, जिसमें आप तब के परिवेश और समाज को भी बखूबी समझ सकते हैं। यूं तो मुंशी जी ने अपनी कहानियां हिंदी में लिखी है, मगर हमारा ये प्रयास है कि हम उसे थोड़ी और सरल भाषा में प्रस्तुत कर सके, जो आपको अच्छे से समझ में आए, और ये कहानी खास आपके लिए तैयार किया है। तो आइए सुनते हैं प्रेमचंद की विश्व प्रसिद्ध सुहाग की साड़ी कहानी। यह कहना भूल है कि दाम्पत्य सुख के लिए स्त्री पुरुष के स्वभाव में मेल होना आवश्यक है। सती गौरा और श्रीमान कुंवर रतन सिंह में कोई बात न मिलती थी। गौरा उदार थी, रतन सिंह कौड़ी कौड़ी को दांतों से पकड़ने वाले व्यक्ति थे। गौरा हंसमुख थी, रतन सिंह चिंताशील। वह कुल मर्यादा पर जान देती थी, रतन सिंह इसे आडंबर समझते थे। उनके सामाजिक व्यवहार और विचार में भी घोर अंतर था। यहाँ उदारता की बाजी रतन सिंह के हाथ थी। गौरा को सहबोध से आपत्ति थी, विधवा विवाह से घृणा और अछूतों के प्रश्न से विरोध। रतन सिंह इन सभी व्यवस्थाओं के अनुमोदक थे। राजनीतिक विषयों में यह विभिन्नता और भी जटिल थी। गौरा वर्तमान स्थिति को अटल अमर अपरिहार्य समझती थी, इसीलिए वह नरम गरम कांग्रेस, स्वराज, होम रूल सभी से विरक्त थी। कहती थी, भला ये मुट्ठी भर पढ़े लिखे लोग आदमी क्या ही बना लेंगे, चने कहीं भाड़ फोड़ सकते हैं क्या। रतन सिंह पक्के आशावादी थे, रागनिका की पहली पंक्ति में बैठने वाले इंसान, कर्म क्षेत्र में भी सबसे पहले कदम उठाने वाले, स्वदेशी व्रतधारी और बहिष्कार के पूरे अनुयायी। इतनी विषमताओं पर भी उनका दाम्पत्य जीवन, कभी उनमें मतभेद अवश्य हो जाता था, पर वे समीर के वे झोंके थे जो स्थिर जल को हल्की हल्की लहरों से आभूषित कर देते हैं। वे प्रचंड झोंके नहीं जिनसे सागर विप्लव क्षेत्र बन जाता है। थोड़ी सी सादीक्षा सारी विषमताओं और मतभेदों का प्रतिकार कर देती थी। वे कहती है गौरा कि ये मुट्ठी भर पढ़े लिखे लोग भला क्या कर पाएंगे, और रतन सिंह पक्के आशावादी थे। वे सबसे पहले कदम उठाने वाले, विषमताओं में भी अपनी दाम्पत्य जीवन को एक समीर के झोंके, समीर यानी कि हवा के प्रचंड से वो उसे बचा कर रखने वाले। मतभेदों का प्रतिकार कर विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जा रही थी। स्वयं सेवक दरवाजे दरवाजे पे जाकर भिखारियों की तरह पूरा एक ग्रुप, जत्थे यानी कि ग्रुप, भिखारियों की भांति दरवाजे दरवाजे पे खड़ा होकर विलायतों कपड़ों की भिक्षा मांग रहे थे। मतलब उसका आप लोग त्याग कर दो। ऐसा कदाचित ही कोई द्वार था जहां उन्हें निराश होना पड़े, और ये जत्था जिस दरवाजे पर जाता था वहां लोग अपने विदेशी कपड़े, विदेशी सामान, विदेशी जो भी वस्तुएं थी वो उन्हें दे रहे थे। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा हो। खद्दर और गाढ़े के दिन फिर भी गए। नैन सुख नैन दुख, मलमल और तंजेब तन वैध हो गए थे। यानी कि इन सब चीज़ों पर को वैध कर दिया गया था। रतन सिंह ने आकर गौरा से कहा, लाओ अब हम विदेशी कपड़े संदूक से निकाल कर दे दो। गौरा कहने लगी, दे दो? दे देने का क्या मतलब है? रतन, अरे देर मत करो, लोग कोलाहल कर रहे हैं, यानी कि शोर मचा रहे हैं, दरवाजे पे लोग पूरा जत्था खड़ा है। वो कहने लगी कि फिर कभी दे देना। गौरा तो उसने कहा, रतन सिंह ने, फिर कभी दे देना? अरे दरवाजे पे लोग खड़े हैं
और क्या उनसे मैं जाके कहूँ कि फिर कभी आ जाना? वो कोई भिखारी है क्या? गौरा तब गुस्से में कही, ये लो कुंजी, कुंजी यानी कि चाबी, खुद ही निकाल कर दे दो। मगर यह सब जो है लड़कों का खेल है। अरे घर फूकने से स्वराज कभी मिला है और न मिलेगा। कहते हैं मैंने कल ही तो इस विषय पर तुमसे बात की थी और तुम तो सहमत भी हो गई थी। आज फिर वही शंकाएं करने लगी हो, क्यों? फिर कभी दे देना। वो बुरा सा मुंह बना के रतन सिंह ऐसे उसकी बातों को दोहराते हैं। तब गौरा जवाब देती है, कहती है कि मैं तुम्हारे नाराज हो जाने के डर से चुप हो गई थी। मेरे कपड़े न लोगे ना रतन? सब देने पड़ेंगे, सब। विलायत का एक सूत भी घर में रखना मेरे प्रण को भंग कर देगा। रतन सिंह ने गौरा की ओर आदेशपूर्ण नेत्रों से देखा। गौरा सिर झुकाए संदूक खोलकर कपड़े निकालने लगी। एक सुंदर रेशमी सूट था। गौरा ने पूछा, क्या यह सूट भी निकाल दूं? रतन सिंह ने कुछ न उत्तर दिया। तब गौरा ने अपना संदूक खोला और जलन के मारे स्वदेशी विदेशी सभी कपड़े निकाल निकाल कर फेंकने लगी। सहसा संदूक में से एक केसरिया रंग की तंजेब की साड़ी निकल आई, जिस पर पक्के आंचल और पल्ले टके हुए थे। गौरा ने उसे जल्दी से लेकर अपनी गोद में छिपा लिया। रतन सिंह ने उसे कई बार मांगा, लेकिन गौरा ने देने से इनकार कर दिया। रतन, ऐसी सुहाग की साड़ी का घर रखना ही अपशकुन, अमंगल, अनिष्ट और अनर्थ है। गौरा कहने लगी, देखो ये मेरी सुहाग की साड़ी है, मैं ना दूंगी। अगर चाहो तो तुम जबरदस्ती मुझसे छीन कर ले जा सकते हो, पर खुशी से तो मैं कभी ना दूं। केसर मेहरी ने लेने से मना किया। कहा, बाबूजी, जब बहू जी की इच्छा है तो रहने दीजिए ना। तब उसने सोचा कि चलो प्रतिज्ञा पत्र पर अब छूटे ही हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। खैर यही सही, मुझे प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने का तो पूरा अधिकार है, ऐसा सोच रहे हैं रतन सिंह। पर अगर मैं ऐसा करूं तो उसे दुख होगा, गौरा को, और वो बड़ी भावुक भी है। गौरा भी इधर चिंता में डूब गई थी। सुहाग की साड़ी मांग रहे हैं, ऐसे कैसे दे दूं? वो बड़े धर्म संकट में डूब गए और सोचने लगे कि उसके भावों का आदर करना मेरा कर्तव्य है। और गौरा को ऐसा जान पड़ा कि रतन सिंह की आंखें डबडबाई हुई है। वह राह रोककर बोली, रास्ता रोककर, जरा सुनते जाओ। रतन सिंह प्रतिज्ञा पत्र को छुपाते हैं गौरा से, जो उन्होंने साइन कर दिया था। गौरा ये देख लेती है और जबरदस्ती छीन कर उनसे पढ़ लेती है। कहती है फिर, लो ये साड़ी भी लेते जाओ। और गौरा उनसे माफ़ी मांगती है कि मेरी भूल थी, मैंने गलत समझा, चलो आप ये साड़ी ले लो। तब रतन सिंह कहते हैं कि रहने दो, इसे आप सुगुन समझती हो तो जो कोई ज़रूरत नहीं है साड़ी देने की। गौरा ने ज़बरदस्ती उनके हाथ पर अपनी साड़ी रख दी। कहा, अगर तुम ना ले जाओगे तो मैं ज़बरदस्ती जाकर खुद ही दे दूंगी। रतन सिंह उसके चेहरे के हाव भाव को देखते हैं कि वो अपने दुख को दबाने की कोशिश कर रही है और मजबूरी से ही वो साड़ी दे रही है। रतन सिंह विवश हो गए उसकी जिद के आगे और साड़ी ली बाहर चले आए। उसी दिन से गौरा के हृदय पर एक बोझ सा रहने लगा। वह सोचने लगी कि पता नहीं सुहाग की साड़ी दिया है, कौन सा अपशकुन होगा, और अपने दिल बहलाने के लिए नाना उपाय करने लगी, तरह तरह की जतन करने लगी। अमंगल करुणा को शांत करना चाहती थी, परंतु उसके हृदय पर मेघ की तरह ये बात छाई हुई थी। मेघ यानी कि बादल। जब पूरा 1 महीना गुजर गया, उसकी मानसिक वेदना तो देहात में पड़ी हुई आकांक्षाओं की कठपुतली बनी हुई थी। रतन सिंह एक बार एक दुकान पर बैठकर कुछ कपड़ा देखने लगे। गौरा ने रतन सिंह को भक्तिपूर्ण आंखों से देखकर कहा, मेरे लिए भी एक साड़ी ले लो। उसके बाद एक अधेड़ स्त्री गौरा के सामने आकर बोली, वो केसर मेहरी थी। सब आपकी साड़ी की कृपा है मालकिन, आपकी बदौलत हम गरीबों के कितने ही घर बस गए। पहले सब जमादार के काम, छोटे छोटे काम करते थे, पर 1 महीना पहले इन दुकान वालों के पास खाने को रोटियां तक नसीब न था। महरी गौरा को बताती है कि कई आदमी मेहतर का काम करते थे, कई भीख मांगते थे, सब अब अपने धंधे में लग गए हैं। वो दुआ देती है कि अब आपका सुहाग अमर हो। और गौरा सुनकर बहुत ही प्रसन्न होती है। गौरा रतन सिंह से कहती है
यह जमीन लेकर एक स्थायी बाजार बनवा दो, स्वदेशी कपड़ों की दुकानें हो जहाँ किसी से किराया न लिया जाए। तब रतन सिंह कहते हैं कि बहुत पैसा खर्च होगा। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मकान बेच दो, रुपए ही रुपए हो जाएंगे। और हम लोग कहाँ रहेंगे? हम गांव वाले मकान में रह लेंगे। इलाके भर में खूब कपास की खेती कराओ, और जो कपास की खेती करेगा ना, उसको बेगारी माफ। इसके बाद वो सब दोनों मिलकर घर आ जाते हैं। जब वो गाड़ी से उतरकर घर में कदम रखती है, जो चित शुभ कल्पनाओं से प्रफुल्लित उसका मन हो रहा था, मानो जैसे कोई बछड़ा खूंटे से छूटकर किलोले कर रहा हो। अब गौरा के अपशुगन वाले विचार बदल चुके थे। एक सुकून सा था उसके अंदर। अब देशभक्ति की भावना जाग चुकी थी। लोगों के स्वाधीन जीवन का गौरव एक एक भाव से प्रफुल्लित हो रहा था। यही देखकर उसे बड़ा सुकून सा हो चला। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद की कहानी सुहाग की साड़ी यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबा लें। बहुत जल्द नेक्स्ट सेमेस्टर की वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।